Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and today we have picked up new chapter, that is gravitation. So let me first give you the introduction of gravitation. ग्रेविटेशन आपने 9th में भी पढ़ी है, ठीक है। तो वही आज हम उसको रिकैपिटुलेट करेंगे। Galileo was the first to recognize that all bodies, irrespective of their masses, fall towards the earth with a constant acceleration called acceleration due to gravity. ये जो acceleration due to gravity है, ये पहले इंट्रोड्यूस की थी किसने? गुलियलो। उसने बोला अगर आपके पास एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी, अगर आप उनको छत से गिराएंगे फ्रॉम द सेम हाइट, तो वो जमीन पर एक साथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगी। तो चाहे मास ज्यादा हो या कम हो, दे आर फॉल टुवर्ड्स द अर्थ विद द सेम एक्सेलरेशन। याद रखना, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी वो जमीन पर एक साथ पहुंच जाएंगे। ये नहीं बोलना कि हैवी जो बॉडी होगी जिसका मास ज्यादा होगा वो पहले पहुंच जाएगी, जिसका मास कम होगा वो बाद में पहुंच जाएगी, नहीं। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास पे डिपेंडेंट नहीं करते। दिस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय गुलियलो। टॉलमी उसके बाद आ गया, वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो उसने जियोसेंट्रिक थ्योरी इंट्रोड्यूस की टॉलमी ने। उसने बोला according to the story, the earth is stationary। जो earth है वो stationary है, and it is at the center of the universe। पूरी universe के center में है। And all the heavenly bodies like sun, stars, planets, satellites, etc., they revolve around the earth। तो उसने बोला कि जो earth है ये stationary है, और ये जो कायनात है उसके center में earth है। तो बाकी जो stars है, planets है, sun है, सैटेलाइट्स है जैसे मून है, एक्सेट्रा, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड इट। उसके बाद आ गया कॉपरनिकस। उसने 1543 में ये थ्योरी रिप्लेस की, जियोसेंट्रिक थ्योरी बाय हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सन इज स्टेशनरी। उसने बोला सन स्टेशनरी है, एंड द अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। तो जो दूसरे अर्थ है और प्लैनेट्स है वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। And this theory was later on supported by Galileo from his experimental study। उसने experimentally इसको prove भी किया Galileo ने, ठीक है, on motion of the other planets। तो उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो अब केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ, केपलर ने हमें 3 लॉ दिए हैं, जो भी आपने शायद आयत में उसको उसके बारे में सुना भी होगा। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जिसको उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरियाज बोलते हैं, और थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। ये 3 लॉ आप याद रखना, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, विद द सन एट वन फोसी ऑफ द इलिप्स। जो इलिप्स है उसके एक पॉइंट पे सन है, एज शोन इन फिग, जो आप फिग में भी देखोगे। तो अब लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में ये बोलता है जो ऑर्बिट्स है along which the planets revolve around the sun, they are elliptical in nature, they are not circular। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो ये इलिप्स है, ये एक ये इलिप्स है, सॉरी फोसी है, और एक ये फोसी है, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलर होगा तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये ओफ पे पहुंच जाएंगे, दोनों एस और एस वन दोनों कहाँ पे पहुंच जाएंगे? ओफ पे, ठीक है। तो इसलिए एक पॉइंट पे यहाँ पे सन है, इस फोसी पे बैठ रहे फोकस पॉइंट, जो फोकस है पॉइंट एक है, इस पे सन बैठा है, ठीक है। सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोसी। फोसी फोकस का प्लूरल है, फोसी जिसका रेडियस का प्लूरल रेडिया है, ठीक है। फोकाई भी शायद इसको पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, अब देखना फोकाई है ये, फोसी में फोसी पढ़ता हूँ, ये फोकाई भी हो सकता है। तो फोकाई जो है, ठीक है, इज द प्लूरल ऑफ फोकस। However, the ellipticity of the orbit is so small, जो ellipticity है इतनी
इतना कम है, स्लाइट है ये, दैट द ऑर्बिट कैन बी टेकन एज सर्कुलर। हम बोलते हैं जो ये ऑर्बिट्स है ये सर्कुलर है, अगर चाहिए क्या है एलिप्टिकल है, लेकिन जो एलिप्स है इनकी ये बहुत कम है, दूर से हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये एलिप्टिकल है ये ऑर्बिट, ये हमें दूर से सर्कुलर ही दिखाई देगी। ठीक है, Kepler's first law, that is law of orbits, is based on inverse square law। जिस तरह आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है, मैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो Kepler's law, that is law of orbits, is based on inverse square law। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होगा जो फोर्स बॉडीज के दरमियान होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, इन द फिगर द क्लोजेस्ट पॉइंट P इज कॉल्ड पेरिहेलियन। यहाँ पे देखिए आप, जब ये प्लेनेट है, जब प्लेनेट पॉइंट पी पे पहुंच जाता है तो इस पॉइंट के सबसे, वो पॉइंट है जो सबसे नजदीक है सन को, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिहेलियन। इससे ज्यादा नजदीक पॉइंट सन को कोई नहीं है इस ऑर्बिट में, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है प्लेनेट का, इसमें सबसे ज्यादा नजदीक पॉइंट जो वो पॉइंट पी है वो इसको बोलते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, और सबसे दूर पॉइंट जो वो ए है, ठीक है, इसको एफहेलियन बोलते हैं। तो पी से आप याद रखना, पी स्टैंड्स फॉर पेरिहेलियन, ए स्टैंड्स फॉर एप्थिलियन, ए से एप्थिलियन, ए फॉर एप्थिलियन, पी फॉर पेरिहेलियन। कोई पूछेगा आपको आपसे कि ये पेरिहेलियन क्या होता है, आप बोलना इट इज द पॉइंट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द सन ऑन द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट। एंड इसी तरह जो एप्थिलियन है, इट इज अ पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट व्हिच इज farthest फ्रॉम द सन। अब मिड पॉइंट जो है, द मिड पॉइंट ऑफ दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी ए, ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ द एलिपस। तो पी ओ इज इक्वल टू पी ओ इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिपस, ये याद रखना। ओ से पी तक या ओ से ए तक, इसको क्या बोलोगे, सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि मेजर एक्सिस पी ए ही है। एक और माइनर एक्सिस है, अगर आप यहाँ से देखोगे ये वाली माइनर एक्सिस है। ठीक है, और ये वाली मेजर एक्सिस है, सबसे बड़ी एक्सिस तो यही है। ठीक है, इस मेजर एक्सिस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका जो हाफ है उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिपस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। तो अब फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं, उसमें एक पॉइंट होता है व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द सन ऑन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, उसको बोलते हैं पेरिहेलियन पी। और एक पॉइंट होता है व्हिच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, उसको बोलते हैं एपहेलियन। ये आपने एपहेलियन पढ़ा है इसमें ऑर्बिट में, पेरिहेलियन पढ़ा है। ठीक है, और मेजर सेमी मेजर एक्सिस पढ़ा है, ये याद रखना। अब केपलर सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन joining the planet to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time। It sweeps out, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ एरियाज। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियाज, बिकॉज ये बोल रहा है जो लाइन क्या है, सन को प्लेनेट के साथ ज्वाइन करते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द सन विद द प्लेनेट और ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन sweeps out equal areas in equal intervals of time। ठीक है, दैट इज द एरियल वेलोसिटी या एरियल स्पीड भी आप बोल सकते हो उसको, ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया कितना चेंज होगा टाइम के साथ, उसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी वो नहीं है ए ई आर आई ए एल, ये एरिया लिखना, एरियल ए आर ई ए एल, एरियल। एक होता है एरियल, वो जो आयर में होता है वो होता है ए ई आर आई ए एल, ये है एरिया लिखना है, फिर उसके साथ एल डालना है, तो वो बन गया एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। ये आयर में कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी एरिया कितना चेंज होगा कितने टाइम में होगा, जिस तरह हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, इसी तरह एरियल वेलोसिटी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये भी आप इसमें पढ़ोगे, अराउंड द सन इज कांस्टेंट, सो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल रिमेन कांस्टेंट, ये कब कांस्टेंट रहेगी, इफ द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट गोज ऑन चेंजिंग, और लीनियर स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी
कहीं पे प्लेनेट तेज चलेगा, कहीं पे आहिस्ता चलेगा, तब जाके एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये है एरिया, ये पॉइंट पी पे था प्लेनेट, फिर ये पी वन पे था, फिर ये पी वन से लेके पी टू तक चला गया, तो इसने ये एरिया बनाया यहाँ पे। ये जो ये एरिया है, आप खुद देख सकते हो, ये एरिया इसने स्वीप किया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर की थी। जब ये प्लेनेट यहाँ पे था पी टू पी थ्री पे था यहाँ पे, अब इसको पी फोर पे आना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है, ठीक है। ये मान लीजिए 5 मीटर की डिस्टेंस होगी सपोज। पी वन से लेके पी टू तक 2 मीटर की डिस्टेंस है, पी वन पी टू से लेके पी फोर तक 5 मीटर की डिस्टेंस है, एरिया बराबर है ये। तब ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाना है कि जब पी थ्री से पी फोर की तरफ ये प्लेनेट जाएगा, तो इसको तेज चलना पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी जो इसको बोलते हैं, जो इसकी वेलोसिटी है, लीनियर स्पीड, दैट मस्ट चेंज। यहाँ पे एंगुलर स्पीड भी है, एंगुलर स्पीड की बात नहीं कर रहे हम, लीनियर स्पीड कर रहे हैं। लीनियर स्पीड होगी इसको, ये कितने डिस्टेंस करेगा पी थ्री से पी फोर तक 5। टाइम तो वही वो लगना चाहिए इसको, यानी अगर यहाँ पे टाइम 1 सेकंड था, जब इसने पी वन से लेके पी टू तक जो 2 मीटर की डिस्टेंस निकाली थी, 1 सेकंड में पी थ्री से पी फोर तक भी सॉरी, तो पी थ्री से लेके पी फोर तक भी इसको 1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, ठीक। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है, तो डिस्टेंस जब ज्यादा करो, इसकी स्पीड चेंज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट विल रिमेन कांस्टेंट। एरिया तो तब ये सेम होगा जब इसकी लीनियर स्पीड चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहीं पे इसको इंक्रीज करनी पड़ेगी, कहीं तेज चलना पड़ेगा, कहीं पे आहिस्ता चलना पड़ेगा, ठीक है। The linear speed is more when the planet is closest to the sun, ठीक है। जब वो जब आप देखो, when planet at P3 it is closest to the sun and its linear velocity will be more, वो ज्यादा होगी, ठीक है, as compared to its velocity when it is far away from the sun, that is at point P1। P1 पे इसकी velocity बहुत कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जितना ये एरिया स्वीप करेगा उतना ही एरिया उसको यहाँ पे स्वीप करेगा। So let us consider a planet moving from point P1 to point 2 or from P3 to P4 in the same time t on an elliptical orbit as shown in figure। अब देखिए sp1 is greater than sp3। sp1 अब देखिए रेडियस sp1, ये s है, दिस रेडियस अगर आप देखोगे इट इज ग्रेटर देन दिस रेडियस sp3, है कि नहीं है, ठीक है। देयरफॉर अब जब ये रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर P1 P2 विल बी लेस देन ये डिस्टेंस जो है, क्योंकि एरिया सेम होना चाहिए, तो P1 P2 विल बी लेस देन P3 P4, ये आप ठीक से भी देख सकते हो, ठीक है। so P1 P2 will be less than P3 P4। अब डिवाइड both sides by T, so P1 P2 by T will be equal to P3 P4 by will be less than P3 P4 by T, ठीक है। अब what is this? This is the distance by time, left side P1 P2 is distance divided by time, right side maybe P3 P4 is distance divided by time। So it is the velocity of the planet at point P1 or from point P1 to P2, this is the velocity of the distance by time, क्या होता है, velocity होता है। So it is V means velocity at point P1 or speed of the planet at point P1 must be less than the speed of the planet at point P3, ठीक है। That is linear speed of the planet at P1 is less than linear speed of the planet at P3। Thus we know that the linear speed of the planet is more when it is close to the sun than when it is away from the sun, so that the areas by the planet at two position P1 and P3 are equal, तो एरिया सेम होगा। अब हम डिड्यूस करेंगे इस लॉ को, केपलर सेकंड लॉ को हम डिड्यूस करेंगे, ठीक है। केपलर सेकंड लॉ, दैट इज लॉ एरिया इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये किस पे होता है, that is the angular momentum of the planet at point P must be equal to the angular momentum of the planet at A at
perihelion must be equal to at aphelion. Perihelion, ठीक है, the angular momentum of the planet at perihelion must be equal to the angular momentum of the planet at aphelion. यानी जहां पर भी हम देखेंगे और इलिप्टिकल ऑर्बिट जहां पर भी प्लेनेट होगा इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये याद रखना। दैट इज एल पी इज इक्वल टू एल ए। अब हमें पता है जो एल है द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू पी क्रॉस आर और आर क्रॉस पी, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये एल के बदले पी पी, ठीक है। ये पी में देख बता रहा हूँ आपको, ये जो छोटा पी है सब्सक्रिप्शन जो मैंने इसको नीचे डाला है पी, इसका मतलब हो गया ये एट पॉइंट पी, लीनियर मूवमेंट में एट पॉइंट पी, ठीक है। तो आर पी का मतलब हो गया रेडियस एट पॉइंट पी। सो या पी क्रॉस आर विल बी इक्वल टू पी ए क्रॉस आर ए। तो हमें पता है जो लीनियर मूवमेंट पी है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, सो इट विल बी एम वी पी आर पी इज इक्वल टू एम वी ए आर। अब आप बोलोगे एम ई और एम पी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मास पी पर भी उतना ही होगा प्लेनेट का जितना ए पे होगा, जितना मास प्लेनेट का ए पे होगा उतना ही मास कहाँ पे होगा, कोई पी पे भी होगा। तो प्लेनेट का मास चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने दूसरी जगह पे एम लिखा है। लेकिन उसकी वेलोसिटी अभी मैंने बहुत बताया आपको, एट पी विल बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट एट ए, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। वो डिफरेंट होगी तो आर भी डिफरेंट है, एट पॉइंट ए आर इज ग्रेटर एट पॉइंट पी आर इज स्मॉलर, या खुद देखना फिर से। मगर एम दोनों जगह पे सेम है, एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट। तो अब m और m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। अब va को आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए और rp को राइट साइड में ले लीजिए। सो जब va को लेफ्ट साइड में लेते हैं इट बिकम्स vp बाय va इज इक्वल टू ra बाय r, ठीक है। नाउ कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m लोकेटेड एट पॉइंट p विथ, जो आप अभी फिगर में देखोगे, विथ पोजीशन वेक्टर r एंड रोटेटिंग इन xy प्लेन अबाउट z एक्सिस, ठीक है। एक पार्टिकल एक नहीं है जिसका मास m है, जिसको मैंने पॉइंट p पे रखा है, ठीक है। जिस पॉइंट p जो इसमें x y z कोऑर्डिनेट में, तो इट रोटेट्स अबाउट एक्स वाई प्लेन अबाउट z एक्स, यानी z एक्स के इर्द गिर्द घूमता है। ये कोई जो ये पार्टिकल है ये z एक्स के इर्द गिर्द घूमता है। द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट p थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट del r इन स्मॉल टाइम del t as shown in fig। अब फिर से आप देखिए, then OQ will be equal to OP plus PQ, which implies OQ will be equal to R plus del R, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस इज द पॉइंट P जहाँ पे मैंने इस मास को रखा था, पार्टिकल को रखा था यहाँ पे, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर था और जो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस वाज इट्स पोजीशन वेक्टर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन O, ठीक है। नाउ दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, अभी यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं, जब पार्टिकल पहले आ गया O से P तक, फिर P से Q तक, इसका मतलब हो गया OQ विल बी इक्वल टू R प्लस del R, जो मैंने उधर लिखा है। नाउ लेट अस कंप्लीट द पैरेललोग्राम, जो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है, ये जो डायरेक्ट लाइन मैंने डाले हैं ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने ये क्या किया है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। सो लेट अस ड्रा ए पैरेललोग्राम OPQR, इसका नाम क्या रखा मैंने, OPQR एज शोन इन फिगर बी, जो ऊपर भी है। सो दैट QR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू del R, ठीक है। ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है बराबर। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, इस पैरेललोग्राम में जो लेंथ है वो R है और ब्रेड्थ जो है वो del R है, del R इज ब्रेड्थ, ठीक है। सो इट इज R इनटू R प्लस del R, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमें कितना निकला है, R प्लस del R। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, जो ये ट्रायंगल है, ये वाली ये ट्रायंगल, इसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR। So del A will be equal to 1/2 R cross del R. So del A is perpendicular to XY plane and directed along Z axis. जो एरिया है वो XY प्लेन में ही है, लेकिन उसको आप नॉर्मल डालिए तो उसकी वो डायरेक्शन वो होती है। एक्चुअली जो del A है ये अपने यहाँ पे ट्रीट किया है एज वेक्टर।
So del E will be equal to 1 by 2 R cos V del T. क्यों? आपको पता है जो V है, V is equal to वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बाय टाइम हो गया del R by del T. Del R by del T. So V del T, this implies V del T will be equal to del R. ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्टेंस है एक्चुअली, डेल आर क्या है? डिस्टेंस है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पी सी क्यू होता है डेल आर। ठीक है, स्मॉल टाइम कितने कितने टाइम में होगा ये? डेल टी में। सो डेल आर बाय डेल टी इज वेलोसिटी, डेल आर बाय डेल टी इज वेलोसिटी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वी, वी डेल टी, वी इज इक्वल टू डेल आर बाय डेल टी, और वी डेल टी इज इक्वल टू डेल आर। तो अब इस डेल आर के बदले, जो यहाँ पे डेल आर था, ये डेल आर, इसके बदले मैंने क्या लिखा है? वी डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे v के बदले मैंने लिखा है p बाई एम, क्योंकि बिकॉज p किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब m को लेफ्ट साइड में ले लीजिए तो ये बन जाएगा p बाई m विल बी इक्वल टू v। ठीक है, p बाई m विल बी देन इक्वल टू v। सो v किसके बराबर निकलेगा? p बाई m। ठीक है, अब m तो मैंने अब किसके साथ, अब m और 2 को मैंने लिया है लेफ्ट साइड में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 को भी मैंने लेफ्ट साइड में लिया है, सो इट विल बी 2m डेल ए, और जो डेल टी था यहाँ पे, इसको भी मैंने लेफ्ट साइड में लिया है, वो डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी 2m डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू r क्रॉस p। सिर्फ राइट साइड में आपको रखना है क्या? r क्रॉस p, बाकी सब को लेना है लेफ्ट साइड में, तो वो बन जाएगा 2m डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू r क्रॉस p। सो 2m डेल ए बाई डेल टी विल बी इक्वल टू r क्रॉस p। ठीक है, अब मैंने लिमिट्स दिए हैं, सो 2m लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 व्हेन डेल टी अप्रोचेस 0, व्हेन डेल टी इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वो मैंने लिमिट दिया है पे, सो 2m लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल ए बाय डेल टी इक्वल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 r cos p। अब व्हेन डेल टी टेंड्स टू 0 ये आपने पढ़ा है, ये डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है, सो ये बन जाएगा डी ए बाय डी टी, ये वाला ये सारा, तो इट विल बी डी ए बाय 2m dA by dt is equal to, अब r plus p, the relation between linear momentum and angular momentum जो आपने बार बार पढ़ा है, that is L is equal to r plus p, so it is L। ठीक है, a planet revolves around the sun in an elliptical orbit, जो आपने पढ़ा है, under the action of gravitational force F। अब वो जो है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करता है कौन? ये ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स along the line। अगर आप देखोगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करता है? along the line। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे फिर से ये बताऊंगा, दिखाऊंगा, यहाँ पे सन है, ये और है, ठीक है ना, ये सन है, ये प्लेनेट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड, ठीक है, अगर आर इस डायरेक्शन में है, ये आर का डायरेक्शन, तो एफ विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ये याद रखना, ये एफ है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, एफ जो planet it revolves around the sun in an elliptical orbit under the action of gravitational force, there is a gravitational force between the sun and the planet, F जो force है gravitational force, it acts along the line joining the center, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, so that the angle between F and R is 180, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, when R and F are acting along the same line and they are up in opposite direction, then uh, theta is equal to 180, ठीक है। Therefore हमें पता है the relation between torque and force, जिस तरह angular momentum L is equal to R plus P, इसी तरह हमने ये भी पढ़ा है tau is equal to R plus F,
tau is equal to r cos L, or the magnitude of tau, this this is the magnitude of tau, it is rf sin theta, so it will be equal to rf sin 180. ठीक है, this implies tau is equal to 0 because sin 180 is equal to 0. जब sin 180 के बदले आप 0 लिखेंगे, 0 into r into f वो सारा 0 बन जाएगा, so tau will be equal to 0. Now हमने ये भी रिलेशन निकाला, the relation between torque and angular momentum tau is equal to dl by dt. ठीक है, this implies tau का वैल्यू हमें 0 निकला, 0 is equal to dl by dt. ठीक है, which implies dl by dt is equal to 0 or dl by dt is equal to d by dt of constant, because d by dt of constant, differentiate of constant is 0. ठीक है, d by dt of constant is 0, इसलिए 0 के बदले हम लिख सकते हैं d by dt of constant. अब d by dt कैंसिल दोनों साइड में हो जाएगा, तो l लेफ्ट साइड में l बच जाएगा, तो राइट साइड में कांस्टेंट बच जाएगा. इट मींस l will be equal to l is constant. So from equation first हमें l किसके बराबर निकला है, 2m dA by dt is equal to l. ठीक है, अब l का वैल्यू इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, so 2m dA by dt will be equal to constant. ठीक है, और dA by dt जब mass है, mass of the planet is also constant, 2 is also constant. अगर ये 2m आप लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाओगे तो आपको इसको कांस्टेंट को डिवाइड करना पड़ेगा. जब कांस्टेंट को आप कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो फिर भी हमें कांस्टेंट हासिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा है dA by dt is equal to कांस्टेंट. ठीक है, दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, जो हमारी सेकंड लॉ थी. ठीक है, इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस कैप्लर्स थर्ड लॉ. ये नोटबुक पे लिखना, बुक मैंने से बनाया, मशक्कत से बनाया मैंने ये. थैंक यू फॉर वॉचिंग.